हेलो एवरीवन, माई सेल्फ नवनीत त्रिपाठी स्वागत करता हूं आप सबका सक्सेस कर्व के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। सीयूसीटी में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है और लगातार हम अपने चैनल के माध्यम से डिफरेंट स्ट्रीम्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस करते आ रहे हैं। और आज इसी कड़ी में हम डिस्कस करने वाले हैं सीयूसीटी 2016 के बायोलॉजी के सॉल्यूशन, जो कि जितने भी यूजी कोर्सेज हैं पेपर 1 के साइंस स्ट्रीम के लिए उनके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है। और जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, फ्री मॉक टेस्ट, क्योंकि इस बार जो एग्ज़ाम है एनटीए कंडक्ट कराएगी और ऑनलाइन होगा, तो उसी फॉर्मेट में पेपर आपको अवेलेबल कराए गए हैं हमारे ऑफिशियल वेबसाइट successcurve.in पे। यहाँ से आप बहुत सारे मॉक टेस्ट इजीली और फ्रीली एक्सेस कर सकते हैं और अपनी प्रिपरेशन को स्ट्रेंथन कर सकते हैं। तो डिस्कस करते हैं। जो सबसे पहला क्वेश्चन है उसमें पूछा गया है, द ट्रिपलेट कोडॉन्स यूजीए, यूएजी एंड यूएए आर टर्म्स एज termination codons because they, and the given options are, do not allow ribosomes to bind with mRNA, do not specify any amino acid, and option C, prevent binding of tRNA anticodons with mRNA, and option D is stop mRNA synthesis। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन में हमें बेसिक कंसेप्ट जो समझना है वो ये है कि जो ट्रिपलेट कोडॉन्स हैं यूजीए, यूएजी एंड यूएए, ये तीनों के तीनों हैं स्टॉप कोडॉन्स। ऐसा इसलिए, ये स्टॉप कोडॉन्स इसलिए है क्योंकि ये जो है, ये जो पॉलीपेप्टाइड चेन है ट्रांसलेशन के दौरान उसको सिग्नल करते हैं कि अब जो ट्रांसलेशन है ये खत्म हो गया है, यानी कि एंडिंग को ये सिग्नल करते हैं, ये बताते हैं। और इसलिए इनको टर्मिनेशन और नॉनसेंस कोडॉन भी कहा जाता है। और चूंकि ये किसी भी अमाइनो एसिड के लिए कोड नहीं करते हैं, इनके लिए एक और बात है कि दे डू नॉट कोड फॉर एनी अमाइनो एसिड, इसलिए इनको स्टॉप कोडॉन्स कहा जाता है। और ये सिग्नल करते हैं एंड ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन ड्यूरिंग ट्रांसलेशन। तो ट्रांसलेशन राइबोसोम रिस्पॉन्सिबल है और इसमें यही होता है कि बाइंडिंग नहीं करने देते हैं एमआरएनए के साथ। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, दैट इज डू नॉट अलाउ राइबोसोम्स टू बाइंड विथ एमआरएनए। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, segment of single stranded RNA less than 50 knots that remain associated with other virus for its replication and cause various diseases are commonly known as, and the given options are satellite RNA, helper retrovirus, microRNA, heterogeneous RNA। तो जो सेगमेंट है सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए जो कि एसोसिएटेड होते हैं अदर वायरस के साथ रेप्लिकेशन के लिए और बहुत सारे डिजीज को कॉज करते हैं, उनको क्या कहा जाता है? तो जो सैटेलाइट आरएनए है, जो कि आप सभी को पता है कि सब वायरल आरएनए है, ठीक है, और ये डिपेंड करता है हेल्पर वायरस पे रेप्लिकेशन के लिए और इसके बाद ये स्प्रेड करता है। तो इसका तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सैटेलाइट आरएनए, क्योंकि ये स्मॉल सब वायरल आरएनएज हैं जो कि डिपेंड करते हैं हेल्पर वायरस पे, डिपेंड ऑन हेल्पर वायरस। और इनका जो डिपेंडेंसी होता है ये होता है रेप्लिकेशन के लिए और स्प्रेडिंग ऑफ डिजीज, और आप कह सकते हैं कि जो भी प्रोटीन वायरल ग्रोथ के लिए रिक्वायर्ड है, इनका ये डिपेंडेंसी होता है इस वजह से रेप्लिकेशन के लिए। और बाकी जो प्रोटीन वायरल ग्रोथ के लिए रिक्वायर्ड है, चूंकि ये तभी ये डिजीज को कॉज करेंगे, तो ये हो गया, इसका करेक्ट आंसर होगा सैटेलाइट आरएनए। बाकी जो ऑप्शंस हैं इनकरेक्ट हैं, क्योंकि जो हेल्पर वायरस है ये केवल प्रोटीन प्रोवाइड करता है वायरल ग्रोथ के लिए, ठीक है। और जो माइक्रो आरएनए है, माइक्रो आरएनए जो ऑप्शन सी में दिया हुआ है, ये है सिंगल स्टैंडर्ड नॉन कोडिंग आरएनए मॉलिक्यूल, जो कि प्लांट, एनिमल और कुछ वायरस में अवेलेबल होता है। और ये फंक्शन करता है इन साइलेंसिंग ऑफ आरएनए, और ये पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल जो रेगुलेशन होता है उसमें ये इनका फंक्शन होता है। तो ऑप्शन सी भी इनकरेक्ट हो गया। और जो ऑप्शन 4 है एचएनआरएनए, जो कि हेट्रोजीनियस आरएनए जिनको कहा जाता है, ये इनकरेक्ट है, क्योंकि ये बल्क है ट्रांसक्राइब्ड आरएनए के
जो प्रोसेस्ड नहीं होते हैं, ठीक है। तो ये हो गया इनका। तो यहाँ से रिमेनिंग ऑप्शंस जो है इनकरेक्ट हो गए, और जो करेक्ट होगा वो होगा सैटेलाइट आरएनए, क्योंकि ये स्मॉल सब वायरल आरएनए होता है और ये क्वेश्चन में भी दिया हुआ है। और ये डिपेंड करता है हेल्पर वायरस पे रेप्लिकेशन के लिए और प्रोटीन फॉर्मेशन के लिए, जो कि वेरियस डिजीज को कॉज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, which of the following ecological pyramids will be inverted in shape? Given options are ecological pyramid of number in a parasitic food chain of a tree ecosystem. Option B, ecological pyramids of biomass in a parasitic food chain of a tree ecosystem. Option C is ecological pyramid of number of a pond ecosystem, and option D is इकोलॉजिकल पिरामिड्स ऑफ नंबर ऑफ ए ग्रासलैंड इकोसिस्टम। क्वेश्चन में पूछा गया है कि इनमें से कौन सा इकोलॉजिकल पिरामिड्स इन्वर्टेड होता है शेप में। तो आपको पता है कि इन्वर्टेड अपराइट ये शेप होते हैं इकोलॉजिकल पिरामिड्स के, और इसमें जो ऑप्शन दिए हुए हैं इसी में से हमें बताने हैं कि इन्वर्टेड कौन सा होगा। तो जो पहला ऑप्शन दिया हुआ है इकोलॉजिकल पिरामिड ऑफ नंबर इन पैरासिटिक फूड चेन ऑफ ए ट्री इकोसिस्टम, ये करेक्ट होगा, क्योंकि जो इकोलॉजिकल पिरामिड है नंबर का, ये इंडिकेट करता है नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म एट ईच ट्रॉपिक लेवल। और इनमें जो खास बात यह है कि जो पैरासिटिक फूड चेन है, इनमें जो पिरामिड ऑफ नंबर है ये इन्वर्टेड होता है, क्योंकि जो प्राइमरी प्रोड्यूसर है जो कि प्लांट्स, ये होते हैं कम नंबर में, यानी कि जो प्राइमरी प्रोड्यूसर है इनकी संख्या होती है कम। और इसके बाद से जो इनको फॉलो करते हैं, जैसे कि प्राइमरी कंज्यूमर्स हर्बीवोर्स हो गए, ठीक है, हर्बीवोर्स हो गए, फिर ये सेकेंडरी कंज्यूमर आते हैं जो कि पैरासाइट्स हो गए, इनकी संख्या ज्यादा होती है, तो ये होते हैं इन्वर्टेड। यानी कि अगर आप देखेंगे तो ये हो गया प्राइमरी प्रोड्यूसर, फिर ये हर्बीवोर्स हो गया, फिर ये पैरासाइट्स हो गए, तो ये आपको दिख रहा है ये हो गया आपका इन्वर्टेड। तो ये जो फर्स्ट ऑप्शन है ये करेक्ट होगा, क्योंकि यहाँ पे जो इकोलॉजिकल पिरामिड्स है ये इन्वर्टेड इन शेप होता है। बाकी जो ऑप्शंस दिए हुए हैं, पिरामिड ऑफ बायोमास है, पैरासिटिक फूड चेन ऑफ ए ट्री इकोसिस्टम, ये ग्रेजुअली डिक्रीज होता है सक्सेसिव ट्रॉपिक लेवल पे, इसलिए ये जो होता है डिक्रीज करता है सक्सेसिव ट्रॉपिक लेवल पे, इसलिए ये अपराइट होता है, ठीक है। तो ये ऑप्शन बी इनकरेक्ट हो जाएगा गिवन क्वेश्चन के लिए। पॉन्ड इकोसिस्टम में जो पिरामिड ऑफ नंबर है पॉन्ड इकोसिस्टम में, ये भी अपराइट होता है। ऐसा इसलिए क्योंकि जो प्रोड्यूसर होते हैं या फाइटोप्लैंक्टन होते हैं, ये हमेशा संख्या में ज्यादा होते हैं हर्बीवोर्स के द्वारा, हर्बीवोर्स के कंपैरिजन में। क्योंकि अगर हम कोई भी पिरामिड बनाते हैं तो उसमें प्राइमरी प्रोड्यूसर, फिर हर्बीवोर्स या सेकेंडरी कंज्यूमर, तो ये सब आते हैं उसमें, तो उनमें देखा जाता है कि उनका शेप कैसा आ रहा है। तो यहाँ पे हम शेप को देखते हैं तो अपराइट आता है। और ग्रासलैंड इकोसिस्टम में जो नंबर ऑफ प्रोड्यूसर होते हैं उनमें मेनली ग्रासेज होते हैं, ऑप्शन डी में जो दिया हुआ है ऑप्शन, तो ये हमेशा मैक्सिमम होता है और धीरे धीरे ये नंबर ऊपर जाते समय घटता है। तो यहाँ पे ये जो बाकी तीनों ऑप्शन है उनमें आप देखेंगे तो उनमें पिरामिड का जो शेप है वो ऐसा आपको दिखेगा। तो ये सब ऑपराइट है और ये हो गया आपका इन्वर्टेड। तो सो करेक्ट आंसर हो जाएगा गिवन क्वेश्चन के लिए ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, यहाँ पे पूछा गया है व्हेन द एंजाइम राइबोलोज 1,5 बिसफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज या ऑक्सीजनेज दैट इज रूबिस्को fails to distinguish its substrates CO2 and O2, the condition is referred as। ऑप्शंस हैं सेलुलर ऑक्सीडेशन, C3 फोटोसिंथेसिस, C4 फोटोसिंथेसिस एंड फोटो रेस्पिरेशन। क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि जब एंजाइम रूबिस्को जो है वो फेल हो जाता है यह पहचानने में कि उसका सबस्ट्रेट CO2 है कि O2 है, तो उस कंडीशन को क्या कहा जाता है। ऑप्शन दिए हुए हैं सेलुलर ऑक्सीडेशन, C3 फोटोसिंथेसिस, C4 फोटोसिंथेसिस एंड फोटो रेस्पिरेशन। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा फोटो रेस्पिरेशन। ऐसा इसलिए क्योंकि जो फोटो रेस्पिरेशन है ये है ऑक्सीजनेशन ऑफ RUBP। फोटो रेस्पिरेशन के दौरान क्या होता है, ऑक्सीजनेशन होता है RUBP का रूबिस्को के द्वारा, ठीक है, ये हो गया रूबिस्को एंजाइम, इसके द्वारा होता है।
और इसमें बाकी फोटो रेस्पिरेटरी ग्लाइकोलेट मेटाबॉलिज्म होते हैं। और जो कंपटीशन होता है O2 और CO2 के बीच में, ये कार्बन एसिमिलेशन को रिड्यूस कर देता है। तो ये जो कंपटीशन है O2 और CO2 के बीच, ये रिड्यूस कर देता है कार्बन एसिमिलेशन को, और इनर्जेटिक इफिशियंसी फोटोसिंथेसिस ये भी घटा देता है, और साथ ही रिड्यूस कर देता है फोटोसिंथेटिक कोसेंट। तो हमें पता है कि जो फोटो रेस्पिरेशन है ऐसा उसी दौरान होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 4 का, ये हो जाएगा ऑप्शन डी, दैट इज फोटो रेस्पिरेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा गया है फीटल हीमोग्लोबिन कंसिस्ट ऑफ, और ऑप्शन दिए हुए हैं 1 अल्फा चेन एंड 2 बीटा चेन्स। ऑप्शन बी में दिया गया है 2 अल्फा चेन एंड 2 बीटा चेन्स। ऑप्शन सी गिवन है 2 अल्फा चेन एंड 2 गामा चेन, एंड ऑप्शन डी गिवन एज 2 बीटा चेन एंड 2 अल्फा गामा चेन्स। तो ये क्वेश्चन पूछा गया है कि जो फीटल हीमोग्लोबिन है उसमें क्या होता है। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। जो फीटल हीमोग्लोबिन होता है ये होता है 2 अल्फा और 2 गामा सब यूनिट्स का, ठीक है। और जहाँ पे जो हीमोग्लोबिन ए है, अगर क्वेश्चन में पूछ लिया जाए हीमोग्लोबिन ए से रिलेटेड भी क्वेश्चन अगर आने वाले एग्जाम में पूछा जाता है, तो इसमें होता है 2 अल्फा और 2 बीटा चेन, ठीक है। और बाकी ह्यूमंस में आपको पता ही है कि जो सब यूनिट होता है इनकोडेड होता है क्रोमोसोम 16 पे, और जो गामा सब यूनिट है इनकोडेड होता है क्रोमोसोम 11 पे। तो ये क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे। बाकी इनसे रिलेटेड जो क्वेश्चन है हीमोग्लोबिन ए का क्या सब यूनिट है, फीटल हीमोग्लोबिन का क्या सब यूनिट है, तो इस क्वेश्चन में फीटल हीमोग्लोबिन का पूछा गया है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका 2 अल्फा एंड 2 गामा चेन्स, दैट इज ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है the bursa of Fabricius serves as site of hematopoiesis in, and the given options are bats, crow, starfish and lizards। तो ये जो है क्वेश्चन नंबर 6, इसमें करेक्ट आंसर जो होगा, आपको पता है कि जो बर्ड्स होते हैं उनमें जो बर्सा ऑफ फेब्रिसिस है यही साइट होता है हिमेटोपोइसिस का, ठीक। तो ये होता है बर्सा ऑफ फेब्रिकेसिस, ये साइट हिमेटोपोइसिस का होता है बर्ड्स में, और ये बी सेल डेवलपमेंट के लिए नेसेसरी होता है। इनका फंक्शन यही होता है बी सेल डेवलपमेंट बर्ड्स में। और यहाँ पे ऑप्शन में बर्ड्स दिया नहीं हुआ है, लेकिन आपको पता है कि जो रेवेंस है और क्रो हैं ये दोनों के दोनों ब्लैक बर्ड्स हैं, जिनमें लॉट ऑफ बाकी कॉमन होता है बहुत सारा चीज, और ये सेम फैमिली कॉर्वस को बिलोंग करते हैं। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा क्रो, दैट इज ऑप्शन बी। सिंपल सा चीज इसमें आपको देखना है, अगर बर्ड्स ऑप्शन में दिया होता तो ये बहुत ही कॉमन हो जाता, क्वेश्चन आसान हो जाता, बर्ड्स आप डायरेक्टली टिक कर देते। लेकिन यहाँ पे एक चीज और आपको समझनी है कि जो इनकी फैमिली है और इनमें जो कॉमन चीजें हैं वो दोनों में कॉमन होती हैं, और दोनों की फैमिली सेम है, बर्ड्स हो या क्रो हो, कॉर्वस फैमिली को बिलोंग करते हैं, कॉर्विडी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दैट इज क्रो। क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा गया है The Red Data Book was prepared to essentially list some animals, plants, and fungi which are most abundant of a given area, less abundant of plants of a given area, endangered species, and already extinct। क्वेश्चन में पूछा गया कि जो रेड डाटा बुक है, ये आपने इसके बारे में बहुत पहले से ही सुना होगा, ये इनमें किस प्रकार के ऑर्गेनिज्म को लिस्ट किया जाता है, ठीक। तो वैसे स्पीसीज को इनमें लिस्ट किया जाता है जो कि इंडेंजर्ड होते हैं, ठीक। तो ये रेड डाटा बुक है, इसको स्टेब्लिश किया गया है टू इन लिस्ट रेयर एंड इंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ एनिमल्स, प्लांट्स एंड फंजाई। तो ये है रेड डाटा बुक का इम्पोर्टेंस, और इसको प्रिपेयर किया जाता है टू लिस्ट रेयर एंड इंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ एनिमल्स, प्लांट्स एंड फंजाई। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दैट इज इंडेंजर्ड स्पीसीज। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज विल बी सीवियरली अफेक्टेड इफ ए पेशेंट हैज इंजुरी इन abducens nerves, and the given options are swallowing for food and water, movement of eyeballs, movement of jaws, and option D as movement of tongue।
तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें सबसे पहले ये ध्यान रखना है कि जो एब्डोकेंस नर्व्स हैं इनका फंक्शन क्या है। अगर इनमें इंजरी होती है तो जो इनका फंक्शन है वो अफेक्ट होगा। तो सिंपली हमें जो एब्डोकेंस नर्व है उनका फंक्शन ध्यान होना चाहिए। तो ये जो एब्डोकेंस नर्व है ये सिक्स्थ क्रेनियल नर्व है। दिस इज द सिक्स्थ क्रेनियल नर्व। और ये जो एब्डुकेंस नर्व है ये इनर्वेट्स करते हैं लेटरल रेक्टस मसल ऑफ बोथ द आईज। ठीक है, रेक्टस मसल दोनों आईज के इनको इंटरवेन करते हैं। रेक्टस, तो ये देखिए आई आपको दिख रहा है, यानी कि अगर इनमें इंजुरी होती है तो क्या इफेक्ट होगा, आई इफेक्ट होगा। ठीक है, और ये जो होते हैं ये मूवमेंट के लिए ही रेस्पॉन्सिबल होते हैं, जो दोनों इनर्वेट्स करते हैं लेटरल रेक्टस मसल दोनों आईज के, जो कि साइड में मूव करते हैं नोज से दूर दूर की तरफ। तो उन्हीं को ये गाइड करते हैं, उसी में ये फंक्शन करते हैं। तो इसके इंजुरी होने से जो प्रॉब्लम आएगी वो आएगी मूवमेंट ऑफ आई बॉल्स में। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा गिवन क्वेश्चन का ऑप्शन बी, दैट इज मूवमेंट ऑफ आई बॉल्स। कोई भी क्वेश्चन हो, अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो उसमें जो भी क्वेश्चन में गिवन होता है उसका फंक्शन हमें देखना होता है सबसे पहले। अगर उसके फंक्शन के बारे में आपको पता है तो आप ऑप्शन से आसानी से बता पाएंगे कि उसके इंजुरी होने से क्या इफेक्ट होगा। ठीक है, तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, दैट इज मूवमेंट ऑफ आई बॉल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 9, the number of bar body in human female with 46 XS karyotype can be dash per somatic cells and the given options are 22, 4, 2 and 1। तो यहाँ पे हमें देखना है कि जो नंबर ऑफ बार बॉडी है ह्यूमन फीमेल विथ 46 XX कैरियोटाइप में कितने मतलब होंगे पर सोमेटिक सेल में। तो ऐसे क्वेश्चन के लिए हमें जो सबसे सिंपल सा कंसेप्ट यूज करना होता है वो ये होता है कि जो बार बॉडी होता है उसके बारे में इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। तो जो बार बॉडी है ये बेसिकली इनएक्टिव एक्स क्रोमोसोम होता है। बार बॉडी इज द इनएक्टिव एक्स क्रोमोसोम इन फीमेल सोमैटिक सेल। और सबसे सिंपल कंसेप्ट जो हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए यूज करना है, कभी भी आपको बार बॉडी कैलकुलेट करनी हो पर सोमैटिक सेल में, तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना होगा कि जो नंबर ऑफ बार बॉडी है जो कि इनविजिबल होता है इंटरफेस पे, ये हमेशा जो टोटल नंबर ऑफ एक्स क्रोमोसोम है, टोटल नंबर ऑफ एक्स क्रोमोसोम है उनसे एक कम होता है। यानी कि जो टोटल नंबर एक्स क्रोमोसोम है -1 अगर आप कर देते हैं तो आप बार बॉडी की संख्या आसानी से पर सोमैटिक सेल कैलकुलेट कर लेंगे। तो इस क्वेश्चन में 46 XX है, तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम है 2, उसमें से माइनस कर देंगे 1 तो बार बॉडी की संख्या आ जाएगी 1। अगर ऐसे ही आपसे क्लिनेफेल्टर सिंड्रोम के लिए क्वेश्चन पूछ लिया जाए आने वाले एग्जाम में, तो उनका जो होता है कैरियोटाइप 47XXY होता है। तो यहाँ पे भी आप देखेंगे तो x की संख्या कितनी है 2, तो 2 - 1 कर लेंगे तो यहाँ पे भी जो बार बॉडी है उसकी संख्या आ जाएगी 1। अगर क्वेश्चन में पूछा जाए इस कैरियोटाइप का 47XXX जो कि ह्यूमन फीमेल का सिंड्रोम होता है क्लिनेफेल्टर सिंड्रोम में कैरियोटाइप, तो यहाँ पे जो बार बॉडी है इसको निकालने के लिए आप क्या करेंगे, जो टोटल नंबर ऑफ एक्स क्रोमोसोम 3 है और 3 - 1 करेंगे तो यहाँ पे पर सोमैटिक सेल 2 आएगा। तो ये बहुत ही आसान है, जितने एक्स क्रोमोसोम होंगे उनसे एक कम, यानी कि टोटल नंबर ऑफ एक्स क्रोमोसोम -1 कर देंगे तो आप आसानी से बार बॉडी की संख्या कैलकुलेट कर लेंगे। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1, दैट इज ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया है एनिमल्स कैन बी कैटेगराइज्ड इनटू डिफरेंट स्पीशीज इफ दे differ in food habits, fail to interbreed naturally, differ in eye, hair and skin color, are geographically isolated। क्वेश्चन में कहा जा रहा है एनिमल्स को डिफरेंट स्पीशीज में कैटेगराइज किया जा सकता है अगर,
तो आपको पता है कि एनिमल सेम स्पीसीज के कब होते हैं, अगर ये आपको पता है तो ये आप क्वेश्चन आसानी से कर लेंगे। तो स्पीसीज का सिंपल आपको डिफिनीशन याद होना चाहिए, और स्पीसीज का जो डिफिनीशन है वो कहता है कि स्पीसीज जो होते हैं ये ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म होते हैं। स्पीसीज जो है ये है ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म दैट कैन रिप्रोड्यूस एंड प्रोड्यूस फर्टाइल ऑफ स्प्रिंग्स। तो ये होता है स्पीसीज का कंडीशन। स्पीसीज कब होता है, सेम स्पीसीज। अब यहाँ पे कहा जा रहा है कि उनको अलग अलग डिफरेंट स्पीसीज में कैटेगराइज किया जा सकता है अगर वो फेल टू इंटरब्रीड नेचुरली, यानी कि जो नेचुरली जो इंटरब्रीड है इसमें फेल हो जाए तब उनको डिफरेंट स्पीसीज में कैटेगराइज किया जा सकता है। तो ये हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, क्योंकि जो फूड हैबिट्स है ये इसके डिफरेंस के आधार पे, आई हेयर और स्किन कलर के डिफरेंस के आधार पे, जियोग्राफिकली आइसोलेशन के आधार पे हम डिफरेंट स्पीसीज को नहीं कैटेगराइज कर सकते हैं। तो जो करेक्ट आंसर होगा गिवन क्वेश्चन का वो होगा ऑप्शन बी, दैट इज फेल टू इंटरब्रीड नेचुरली। नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसमें पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग मे नॉट प्ले crucial role in the process of evolution, and the given options are mutation, genetic drift, genetic recombination and somatic adaptation। तो क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि इसमें से कौन सा क्रूशियल रोल यानी कि निर्णायक नहीं होता है इवोल्यूशन के प्रोसेस में। और आपको पता है कि जो म्यूटेशन हो गया, जेनेटिक ड्रिफ्ट हो गया, जेनेटिक रिकम्बिनेशन हो गया, ये सब के सब बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं इवोल्यूशन में। आपने म्यूटेशन में ह्यूगो डी ब्राइस की एक थ्योरी पढ़ी होगी, जेनेटिक ड्रिफ्ट आपने पढ़ा होगा, जेनेटिक रिकम्बिनेशन आपने पढ़ा होगा। तो ये सब इवोल्यूशन में बहुत ही ज्यादा रोल प्ले करते हैं, और जो नहीं प्ले करता है वो है सोमैटिक एडाप्टेशन, इसको आप सोमैटिक वेरिएशन भी कह सकते हैं। तो ये जो होता है ये इंपॉर्टेंस करता है डाइवर्सिटी इन द प्लांट बॉडी, और कुछ कोई भी नॉन जर्मिनल सेल्स हैं उनमें, ठीक है। तो ये जो नॉन जर्मिनल सेल्स होते हैं और टिश्यू होते हैं ये कोई चेंज नहीं करते हैं, जर्म प्लाज्म में कोई चेंज नहीं होता है इनके वजह से। और ये साथ ही जो नॉन जर्मिनल सेल्स होते हैं ये इनहेरिटेड भी नहीं होते हैं, नॉट इनहेरिटेड। जब इनका इनहेरिटेंस ही नहीं होता है तो ये इवोल्यूशन में कोई रोल नहीं प्ले करेंगे। और ये चूंकि जो नॉट इनहेरिटेड का मतलब है यही है कि वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन में नहीं जाते हैं, तो इसलिए इनका जो इवोल्यूशन में कोई भी क्रूशियल रोल नहीं होता है। अब बाकी जो म्यूटेशन, जेनेटिक ड्रिफ्ट, जेनेटिक रिकम्बिनेशन है, ये सब के सब इवोल्यूशन में बहुत ही मेजर और क्रूशियल रोल प्ले करते हैं। तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा सोमेटिक एडाप्टेशन, बिकॉज दीज आर नॉन जर्मिनल सेल्स एंड दे डू नॉट इनहेरिटेड फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर, और इनका कोई भी रोल नहीं होता है इवोल्यूशन के प्रोसेस में। अगला क्वेश्चन है जिसमें कहा जा रहा है कि व्हाट वुड बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए नॉर्मल सन फ्रॉम हीमोफिलिक मदर एंड हीमोफिलिक फादर, एंड द ऑप्शंस आर 2.5%, 50%, 70% एंड 0.0%। तो इस क्वेश्चन में हमें समझना है कि जो हीमोफीलिया है ये कैसी डिजीज है। तो जो हीमोफीलिया है ये है एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर। और जो एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर होते हैं उनमें आपको पता है कि अगर जब तक दोनों के दोनों अफेक्टेड नहीं होंगे तब तक वो डिजीज नहीं अपीयर होगी एक्स लिंक्ड रिसेसिव में, यानी कि दोनों एक्स पे होना चाहिए तब जाके वो डिजीज अपीयर होगी। तो ये क्वेश्चन में कह रहा है कि प्रोबेबिलिटी क्या है नॉर्मल सन का, अगर मदर हीमोफिलिक है और फादर भी हीमोफिलिक है। तो मदर हीमोफिलिक होगी और फादर दोनों हीमोफिलिक होंगे, तो ये हो गया जैसे मान लीजिए कि आपका फादर, तो फादर हीमोफिलिक है तो ये हो गया हीमोफिलिक, और जो मदर है ये भी हीमोफिलिक है। तो चूंकि एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर है तो दोनों पे होगा तब जाके ये हीमोफिलिक होगी मदर। तो ये हो गया फादर मदर। अब यहाँ पे जब आप इसको ड्रॉ करेंगे तो हम पाएंगे कि जो प्रोजेनिज हैं ये आएंगी एक्स एच, साथ ही एक्स एच, एक्स एच, एक्स एच वाई, और ये होगा एक्स एच वाई। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि जितने भी प्रोजेनिज हैं ये हो गया, ये हो गया, ये सब के सब
हीमोफिलिक हैं। तो यहाँ पे कोई भी नॉर्मल सन हमें नहीं मिल रहा है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा गिवन क्वेश्चन का ऑप्शन डी, दैट इज 0%। क्योंकि जब हमने क्रॉस किया तो हमने देखा है कि जितने भी प्रोजेनिज हैं सब के सब हीमोफिलिक हैं। अगर मदर भी हीमोफिलिक है और फादर भी हीमोफिलिक है, तो इसमें सिंपल हमें हीमोफीलिया का केस क्या है, एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर, उसको ध्यान रखना है, फिर ये हमें क्रॉस करने हैं, फिर हम आसानी से आंसर पे आ जाएंगे। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें कहा जा रहा है कि जो फूड मटेरियल्स हैं क्लोरोफाइसिन एल्गी में, ये यूजुअली स्टोर्ड होते हैं किस फॉर्म में? ऑप्शंस हैं स्टार्च, सेलुलोज, वाइल्ड ड्रॉपलेट्स एंड ग्लाइकोजेन। तो तीन क्लासेस हैं जो एनसीईआरटी में मेंशन्ड हैं। एक हो गया आपका क्लोरोफाइसी, दूसरा है फियोफाइसी, और जो तीसरा क्लास है वो है रोडोफाइसी, जिसको कि रेड एल्गी भी कहा जाता है। तो ये हो गया रेड एल्गी, फियोफाइसी हो गया आपका ब्राउन एल्गी, और जो क्लोरोफाइसी है ये ग्रीन एल्गी है। और इसी में हमें बताना है कि इनका स्टोर्ड फूड क्या है। तो जो ग्रीन एल्गी है यानी कि क्लोरोफाइसी है, इनमें स्टोर्ड फूड होता है स्टार्च, और जो ब्राउन एल्गी है इनमें स्टोर्ड फूड होता है मैनिटोल या लेमिनेरियन, और जो रेड एल्गी है इनमें जो स्टोर्ड फूड है वो है फ्लोरिडियन स्टार्च। तो ये तीनों याद रख सकते हैं आप, क्योंकि नेक्स्ट एग्जाम में कौन से क्वेश्चन आएंगे, अगर इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं तो इन्हीं थ्री क्लासेस में से कुछ पूछ लिए जाएंगे कि क्लोरोफाइसी में कौन सा होता है, फियोफाइसी में स्टोर्ड फूड कौन सा होता है। तो यहाँ पे पूछा गया है क्लोरोफाइसी एल्गी में, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, दैट इज स्टार्च। तो यहाँ पे ऑप्शन गलती से मिसप्रिंट हो गए हैं, तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा गिवन क्वेश्चन का 113 का, ये हो जाएगा स्टार्च, दैट इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया है कि ये डीएनए कंसिस्ट ऑफ 35% ऑफ एडेनिन, व्हाट वुड बी द परसेंटेज ऑफ साइटोसाइन? तो ऑप्शंस हैं 35, 25, 65 एंड ऑप्शन डी एज 50%। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए जो चारगाप्स इक्विवेलेंसी रूल है उसको हम यूज करेंगे। तो उसमें कहा जाता है कि जो एडेनिन है ये इक्वल होता है थाइमिन के, और जो गुएनिन है ये बराबर होता है साइटोसाइन के। तो इनका परसेंटेज बराबर होता है। तो क्वेश्चन में एडेनिन का परसेंटेज गिवन है 35, तो थाइमिन का क्लियर है कि हो जाएगा 35, यानी कि ये दोनों के दोनों 35 परसेंटेज हो जाएंगे। अब बच गया है, अगर ये दोनों 35 हैं तो ये हो गए टोटल 70। अब हमें 30% बचा है, और 30% में हमें गुएनिन और साइटोसिन, तो ये भी पता है ये दोनों के दोनों बराबर होते हैं, तो ये भी हो जाएगा 15-15। तो ये हो गया बराबर, ये हो गया 30%, इसमें हम इक्वल कर देंगे। तो यही है इक्विवेलेंसी रूल। तो यहाँ पे जो साइटोसिन का परसेंटेज हो जाएगा वो हो जाएगा 15, यानी कि करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेजर फंक्शन ऑफ मैक्युला डेंसा इन नेफ्रॉन इज। क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि जो मैक्युला डेंसा है नेफ्रॉन में उसका मेजर फंक्शन क्या है, और ऑप्शंस जो हैं वो दिए हुए हैं। टू रेगुलेट ब्लड प्रेशर फॉर ऑप्टिमम फिल्ट्रेशन, ऑप्शन बी गिवन है सेलेक्टिव एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड सेलेक्टिव एब्जॉर्प्शन ऑफ प्रोटीन एंड मोनोसैकेराइड्स, एंड ऑप्शन डी गिवन एज ऑल ऑफ द अबव। ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, दैट इज टू रेगुलेट ब्लड प्रेशर फॉर ऑप्टिमम फिल्ट्रेशन। बाकी जो सिलेक्टिव एब्जॉर्प्शन रीएब्जॉर्प्शन ये जो फंक्शन है ये है पीसीटी का, यानी कि प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल का, और जो कंडीशनल रीएब्जॉर्प्शन भी एक फंक्शन होता है वो फंक्शन है डीसीटी का। तो जो मैक्युलर डेंसा है नेफ्रॉन में ये फंक्शन करता है टू रेगुलेट ब्लड प्रेशर फॉर ऑप्टिमम फिल्ट्रेशन। तो सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। Next question is, which of the following features is predominantly responsible for widespread distribution of angiospermic plants? तो जो एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स हैं इनके वाइडस्प्रेड डिस्ट्रीब्यूशन के लिए कौन सा फीचर रेस्पॉन्सिबल है? तो ऑप्शंस हैं वेल डेवलप्ड वेस्कुलर सिस्टम, प्रेजेंस ऑफ फ्रूट, प्रेजेंस ऑफ सीड एंड प्रेजेंस ऑफ लीव्स। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा, हमें पता है कि जितने भी एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स हैं इनको फ्लावरिंग प्लांट्स भी कहा जाता है, और इनके जो सीड्स होते हैं ओवरी के अंदर इनक्लोज्ड होते हैं,
और जो जिम्नोस्पर्म होते हैं उनमें न फ्लावर होता है न फ्रूट होता है, और इनमें जो सीड होते हैं वो नेकेड होते हैं, सरफेस ऑफ स्केल और लीफ पे होते हैं। इनमें जो फीचर है वेसल एलिमेंट्स और वेसल मेंबर का, ये जो जाइलम में पाया जाता है वाटर कंडक्टिंग टिश्यू है, ये फ्लावरिंग प्लांट्स एंजियोस्पर्म में पाए जाते हैं। वेस्कुलर एलिमेंट्स ये टिपिकली प्रेजेंट होते हैं फ्लावरिंग प्लांट्स में, और ये जितने भी मतलब मोस्ट ऑफ द जिम्नोस्पर्म है उनमें एब्सेंट होता है। तो इनका जो वाइडेस्ट स्प्रेड डिस्ट्रीब्यूशन है ये वेल डेवलप्ड वेस्कुलर सिस्टम की वजह से ही है, क्योंकि ये जो वेस्कुलर एलिमेंट है ये जितने भी एंजियोस्पर्मिक और फ्लावरिंग प्लांट्स हैं उनमें पाए जाते हैं। और जिम्नोस्पर्म में बहुत सारे जिम्नोस्पर्म है, जैसे कि कॉनिफर्स हो गया, इनमें एब्सेंट होता है। तो इसलिए जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, दैट इज वेल डेवलप्ड वेस्कुलर सिस्टम, बिकॉज दीज आर एब्सेंट इन मोस्ट ऑफ द जिम्नोस्पर्म, और ये जितने भी फ्लावरिंग प्लांट्स हैं यानी कि एंजियोस्पर्मिक प्लांट उनमें पाए जाते हैं। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, दैट इज वेल डेवलप्ड वेस्कुलर सिस्टम। अगला क्वेश्चन है जिसमें पूछा जा रहा है कि सिलेक्ट द स्टेटमेंट व्हिच इज नॉट करेक्ट फॉर फैमिली एस्टेरेसी। फैमिली एस्टेरेसी के लिए कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है? ऑप्शन ये ए में जो दिया हुआ है वो है रे फ्लोरेट्स आर जाइगोमॉर्फिक, यूजुअली डिस्क फ्लोरेट्स आर इनकम्प्लीट फ्लावर्स, ओनली रे फ्लोरेट्स आर लाइगुलेटेड एंड डिस्क फ्लोरेट्स आर एक्टिनोमॉर्फिक। तो इन ऑप्शन में से हमें बताने हैं कि कौन सा करेक्ट नहीं है फैमिली एस्टेरेसी के लिए। तो एस्टेरेसी यानी कि सनफ्लावर फैमिली, तो इनमें जो है दो तरह के फ्लोरेट्स पाए जाते हैं, और ये दो तरह के जो फ्लोरेट्स हैं इनमें होता है एक रे फ्लोरेट्स और दूसरा जो होता है डिस्क फ्लोरेट्स होता है। और जो रे फ्लोरेट्स होते हैं ये होते हैं लाइगुलेटेड, जाइगोमॉर्फिक होते हैं और इनकम्प्लीट फ्लावर्स होते हैं। और जो डिस्क फ्लोरेट्स होते हैं ये कंप्लीट फ्लावर्स होते हैं। और यहाँ पे क्वेश्चन में जो ऑप्शन दिए हुए हैं वहां पे आप देखेंगे तो आपको पहले ही ऑप्शन में मिलेगा कि जो रे फ्लोरेट्स हैं ये जाइगोमॉर्फिक होते हैं, यानी कि जो ऑप्शन ए है ये करेक्ट है, क्योंकि रे फ्लोरेट्स यहाँ पे आपको दिख रहा है जाइगोमॉर्फिक होते हैं। और यहाँ पे दिया हुआ है यूजुअली डिस्क फ्लोरेट्स आर इनकम्प्लीट फ्लावर्स, तो ये जो स्टेटमेंट है ये इनकरेक्ट है, क्योंकि जो डिस्क फ्लोरेट्स हैं ये कंप्लीट फ्लावर्स हैं और जो इनकम्प्लीट फ्लावर है ये है रे फ्लोरेट्स। रे फ्लोरेट्स लाइगुलेटेड ये दिया हुआ है, डिस्क फ्लोरेट्स आर एक्टिनोमॉर्फिक, तो ये एक्टिनोमॉर्फिक भी होते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ये होगा ऑप्शन बी, दैट इज डिस्क फ्लोरेट्स आर इनकम्प्लीट फ्लावर्स। ये इनकरेक्ट है, यानी कि करेक्ट नहीं है फैमिली एस्टेरेसी के लिए। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है कैस्पेरियन स्ट्रिप्स आर प्रेजेंट इन द सेल्स ऑफ, ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। और जो कैस्पेरियन स्ट्रिप्स होता है ये प्रेजेंट होता है एक्सोडर्मिस, पेरिसाइकल, इंडोडर्मिस, कॉर्टेक्स। इन ऑप्शन में से हमें बताने हैं, तो जो करेक्ट आंसर होगा कैस्पेरियन स्ट्रिप्स के लिए ये हो जाएगा इंडोडर्मिस, क्योंकि ये इंडोडर्मिस में पाए जाते हैं। और जो कैस्पेरियन स्ट्रिप्स हैं ये बेंड लाइक थिकनिंग है सेंटर ऑफ रूट पे, बेंड लाइक थिकनिंग। बहुत सारे एग्जाम्स में इनका सिंपल डिफिनेशन भी पूछ लिया जाता है, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये वाटर प्रूफ होते हैं, ये सब इनके फीचर्स हैं जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, दैट इज इंडोडर्मिस। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है द मेजर फंक्शन ऑफ हाइड्रोट्रोड्स इज, एंड द गिवन ऑप्शंस आर ऑयल सिक्रीशन, वाटर सिक्रीशन, म्यूसिलेज सिक्रीशन, ऑल ऑफ द अबव। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव होगा, क्योंकि जो हाइड्रोट्रोड्स हैं ये ऑयल सिक्रीशन के साथ साथ वाटर और म्यूसिलेज सिक्रीशन में भी फंक्शन करते हैं, हेल्पफुल हैं। तो ये हो जाएगा करेक्ट आंसर ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इम्पोर्टेंट फंक्शन ऑफ वेलामेन टिश्यू। तो जो वेलामेन टिश्यू है इनका इम्पोर्टेंट फंक्शन क्या है ये हमें बताने हैं। तो ऑप्शन है एब्जॉर्प्शन ऑफ CO2, O2, एटमॉस्फेरिक मॉइस्चर एंड रेस्पिरेशन। तो जो एटमॉस्फेरिक मॉइस्चर है उनके एब्जॉर्प्शन में ये जो वेलामेन टिश्यू है ये इम्पोर्टेंट फंक्शन प्ले करता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दैट इज एब्जॉर्प्शन ऑफ एटमॉस्फेरिक मॉइस्चर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, जिसमें पूछा गया है
कि एम्फीवेसल वेस्कुलर बंडल्स आर प्रेजेंटिंग। तो ऑप्शंस जो दिए हुए हैं ड्रेसिना मार्जिनेटा, ओराइजा सेटाइवा, हिबिस्कस स्पीसीज एंड ऑल ऑफ द अबव। तो हमें पता है कि एम्फीवेसल और इसका एक और नाम है लेप्टोसेंट्रिक वेस्कुलर बंडल। ये कंसेंट्रिक वेस्कुलर बंडल्स होते हैं। ये जो होते हैं ये होते हैं कंसेंट्रिक वेस्कुलर बंडल्स। और इनमें जो होता है जो जाइलम है ये ऊपर की तरफ होता है, टुवर्ड्स आउटसाइड। जाइलम जो है टुवर्ड्स आउटसाइड, और ये सराउंड करता है फ्लोएम को। और ये जो ड्रेसिना और यूक्का है इनमें पाए जाते हैं ऐसे एम्फीबियसल वेस्कुलर बंडल। तो इसमें हमें सिंपल यही ध्यान रखना है कि कंसेंट्रिक वेस्कुलर बंडल होते हैं, जाइलम बाहर की तरफ होता है जो कि फ्लोएम को सराउंड करता है, ये होता है कंसेंट्रिक। इस तरह के होते हैं, जाइलम बाहर की तरफ होता है, ये फ्लोएम को सराउंड करता है। और इसके एग्जाम्पल्स जो है ड्रेसिना और यूक्का है। तो ऑप्शन में ड्रेसिना दिया हुआ है, तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन ए, दैट इज ड्रेसिना मार्जिनेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया which of the following display negative geotropism and the given options are fibrous root of cyanidactylon, option B as aerating roots of Sonerati cassiolioris, and option C as crown roots of Giames, and option D as aerial roots of Ficus bengalensis। तो ये हमें देखना है कि निगेटिव जियोट्रोपिज्म कौन डिस्प्ले करता है। तो सबसे पहले हमें ये जो निगेटिव जियोट्रोपिज्म है इसको समझना होगा। इनमें जो होता है ग्रोथ और मूवमेंट ऑफ प्लांट जो होता है, ग्रोथ एंड मूवमेंट ऑफ प्लांट, जैसा कि आप देख पा रहे हैं निगेटिव जियोट्रोपिज्म है। तो यहाँ पे जो ग्रोथ और मूवमेंट ऑफ प्लांट होता है ये होता है अगेंस्ट अर्थ ग्रेविटी, अर्थ के ग्रेविटी के विपरीत होता है। और इसमें जो ऑप्शंस हैं, ऑप्शन सी जो गिवन है क्राउन रूट्स ऑफ जियामेस, इनमें निगेटिव जियोट्रोपिज्म शो करता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दैट इज क्राउन रूट्स ऑफ जियामेस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज स्टिमुलस इन मिमोसा प्यूडिका जनरली ट्रांसड्यूस ड्यू टू, एंड गिवन ऑप्शंस आर हार्मोन्स, साइक्लिक एएमपी, चेंज इन टर्गर प्रेशर एंड सिग्नल ट्रांसडक्शन। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ये होगा ऑप्शन सी, क्योंकि जो मिमोसा प्यूडिका में जो स्टिमुलस होता है ये टर्गर प्रेशर में जो चेंज होता है उसके वजह से होता है। क्योंकि ये जो होते हैं इनमें जो सडन लॉस होता है टर्गर प्रेशर का, ये मोटर सेल जो होता है पल्विनस जो कि उसके बेस पे होता है लीफ और लीफलेट के, इसको ये रेस्पॉन्ड करते हैं। तो ये जो टर्गर प्रेशर में जो चेंज आता है यही ट्रांसड्यूस करता है स्टिमुलस मिमोसा प्यूडिका में। तो करेक्ट आंसर जो होगा इसका होगा चेंज इन टर्गर प्रेशर, ठीक, ऑप्शन सी। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज hemoglobin differs from myoglobin in terms of O2 binding is more tightly in hemoglobin than myoglobin. Option B, myoglobin possesses quaternary structure whereas hemoglobin possesses tertiary structure. Hemoglobin display allosteric effect during O2 binding and myoglobin does not. Myoglobin can bind with CO2 more efficiently than hemoglobin. तो इस क्वेश्चन में जो करेक्ट आंसर होगा ये होगा ऑप्शन ए, क्योंकि जो मायोग्लोबिन है हमें पता है कि ये होते हैं एक मोनोमर। तो जो मायोग्लोबिन है इनमें क्वाटर्नरी स्ट्रक्चर नहीं हो सकता है, तो यानी कि ऑप्शन बी जो है ये इनकरेक्ट हो जाएगा। और हीमोग्लोबिन में तो टर्शियरी स्ट्रक्चर होता है, लेकिन ये जो मायोग्लोबिन है इनमें क्वाटर्नरी स्ट्रक्चर नहीं होता है क्योंकि ये मोनोमर होते हैं। और साथ ही बाकी जो ऑप्शन दिए हुए हैं मायोग्लोबिन कैन बाइंड विद CO2 मोर एफिशिएंटली देन हीमोग्लोबिन, ये सारे जो ऑप्शन है ये इनकरेक्ट है। जो इसमें करेक्ट आंसर है वो है O2 बाइंडिंग इज मोर टाइटली इन हीमोग्लोबिन देन मायोग्लोबिन, क्योंकि जो मायोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ ज्यादा टाइटली बाइंड होता है, ठीक। तो जो मायोग्लोबिन है बाइंड्स ऑक्सीजन मोर टाइटली देन डज hemoglobin. So the O2 binding is tightly is in hemoglobin than myoglobin. So correct answer is option A, that is
O2 binding is more tightly in hemoglobin than myoglobin. Next question is, which of the following is not an essential function of human skin? And the options are regulation of body temperature, absorption of atmospheric O2, immunity and excretion. तो यहाँ पे कौन इसेंशियल फंक्शन नहीं है ह्यूमन स्किन का, तो आप देखेंगे तो पाएंगे जो रेगुलेशन ऑफ बॉडी टेम्परेचर है, एब्जॉर्प्शन ऑफ एटमॉस्फेरिक O2 है, इम्यूनिटी है, ये सारे के सारे जो तीनों ऑप्शन दिए हुए हैं ये इसेंशियल फंक्शन है ह्यूमन स्किन के, क्योंकि जो स्किन है आउटर बॉडी होता है और ये प्रोटेक्शन में भी हेल्प करता है, ठीक है, और ये लार्जेस्ट ऑर्गन है हमारे शरीर का जो कि इम्यूनिटी के मेंटेनेंस में भी हेल्प करता है, एटमॉस्फेरिक CO2 के एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है, मूवमेंट और ग्रोथ में भी हेल्प करता है। तो ये जो एक्सक्रीशन है ये हमें पता है कि ये है किडनी का फंक्शन, तो ये ह्यूमन स्किन का फंक्शन नहीं होगा। तो इसेंशियल फंक्शन ऑफ ह्यूमन स्किन पूछ रहा है कि कौन सा नहीं है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, दैट इज एक्सक्रीशन। तो ये थे CUCT 2016 से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे ये हमने डिस्कस किए। मिलते हैं बहुत जल्द CUT से रिलेटेड और भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। तब तक जुड़े रहें चैनल से, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहें। धन्यवाद।